एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो हमने सीरीज चल रही है रियल नंबर के प्रैक्टिस क्वेश्चन की, उसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड वीडियो है हमारे पास। इस वीडियो में मैं आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमें बतानी है कि वैल्यू क्या होगी इसकी। ये क्वेश्चन हमसे DSSB TGT का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हमारे पास दे रखा है ये, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से फॉर्म हो, जब बार ऊपर दे रखा हो, तो ये बेसिकली मेरे पास एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। रेशनल नंबर की हमने दो कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, एक था हमारे पास टर्मिनेटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो ये हमारे पास यहाँ पर गिवन करके दे रखा है ना, ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बिहेवियर को। रेशनल नंबर के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बिहेवियर को ये शो कर रहा है। और जब हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ होता है ना कि जैसे 0.11 बार दे दिया, तो बेसिकली क्वेश्चन वो हमसे ये पूछ सकता है, यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में दे रखा है, डिस्क्रिप्टिव में मुझसे ये पूछ सकता है कि मुझे इस नंबर को, जो ये नंबर दे रखा है, इसे कन्वर्ट करके लिखना है P बाय क्यू फॉर्म में, जहां पर क्यू मेरे पास नॉन जीरो हो और P और क्यू मेरे पास इंटीजर्स हो, इंटीजर। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें भी यही पूछा गया है। इसमें पूरा सॉल्व नहीं करवाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में तो पूरा सॉल्व करवाएगा। इसमें तो हमें ऑप्शन से जाना है। तो देखिए अभी मैं पूरा प्रोसेस बताती हूँ कैसे हम इसको सोचेंगे। पहला हमसे क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसमें 0.11 बार प्लस 0.22 बार और इंटू 3 इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहला मेरा काम होगा, फर्स्ट जो मेरे पास स्टेप होगा वो मेरे पास स्टेप होगा कि जो 0.11 बार है इसको मैं पी बाई क्यू में क्या फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, और 0.22 बार है इसको मैं जीरो पी बाई क्यू में कैसे लिख सकती हूँ, पहले मैं उसमें कन्वर्ट करूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए जिस नंबर के ऊपर बार होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू बहुत बार रिपीट हो रही है। जैसे एक को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, दूसरे की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दूंगी। जैसे ये दे रखा है तो हम कैसे सोचेंगे, यहाँ पर देखते हैं। मैं लेट कर लेती हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0.11 बार। अब 0.11 बार का मतलब क्या है कि जो भाई ये 11 है ना, ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो 11 इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जितने नंबर के ऊपर आपके ऊपर बार दे रखा हो ना, जितने नंबर्स के ऊपर बार गिवन हो उतना है जी। जैसे आपने इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड, तो जैसे अगर एक पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, अगर दो नंबर पे बार है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम सोच सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे अब मेरे पास यहाँ पर जो दो नंबर के ऊपर बार है, 1 और 1, मतलब 2 नंबर है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड। आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब दोनों साइड इस इक्वेशन में, यहाँ पर इस इक्वेशन में 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 100x। अब देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल दो नंबर के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 1 1 और बाकी के नंबर एज इट इज रहेंगे, ये आगे तक चलते जाएंगे। ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, पहला स्टेप हमने ये देखा कितने नंबर के ऊपर बार है, उसके हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आता है ना, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूंगी कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूंगी। जब माइनस करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, 100 एलएचएस को एलएचएस में से, आरएचएस को आरएचएस में, सेम सिंपल। मैं इधर सिंपल 5 में लिख रही हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी ना, जो ये वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख दी। इक्वेशन नंबर 1 को इसमें से माइनस करना है तो x, और पॉइंट से पहले क्या है 0, तो 0.1111 ये सब कुछ है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, दिस विल गिव्स 99x और ये हमारे पास बचेगा 11। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 अपॉन में 99, 11 अपॉन में 99, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि मैं जो मेरे पास ये नंबर था x इज इक्वल टू 0.11 बार, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी बाई क्यू फॉर्म में। ये हमारे पास 11 अपॉन में 99 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
द सेम मैनर जब मैं इसे इसी तरीके से सॉल्व करूंगी ना, तो जो मेरे पास ये वाला नंबर है, बेसिकली कौन सा नंबर था, जो सेकंड नंबर है, वो मेरे पास था कि 0.22 बार, इसकी वैल्यू भी मेरे पास जो निकल कर आएगी ना, वो निकल कर आएगी 22 अपॉन में 99। अब बस यहाँ पर हमें क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और उसको सॉल्व कर देना है। तो 0.11 बार की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये आई है 11/99 प्लस में, और जो मेरे पास ये इसकी 0.22 बार की वैल्यू कितनी आई है 22 अपॉन में 99, और इनटू क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई। देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना देगा, ये वैल्यू मुझे आएगी 33 अपॉन में 99 इंटू 3, दिस विल गिव्स 99 अपॉन में 99, और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मुझे फ्रैक्शन बतानी है जिसका डिनोमिनेटर 30 हो और वो इन दो नंबर के बीच में लाई करे। मुझे वो फ्रैक्शन बतानी है क्या होगी। तो देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, कि मतलब वो दो के बीच में दे रहा हो, कि दो फ्रैक्शन के बीच में कोई नंबर लाई करे और कोई स्पेसिफिक डिनोमिनेटर आपसे मांग रहा हो कि उसका डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, तो उस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी आपको एलसीएम ले लेंगे। कौन कौन से नंबर का एलसीएम लेंगे, पहला तो जो डिनोमिनेटर आपसे वो मांग रहा है, एक तो इस नंबर का, और दूसरा जो दो फ्रैक्शन आपको दे रखी है ना, उनके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दे रखा है ना उनका, और इस नंबर का, मतलब हम एलसीएम लेंगे 8, 11 और 30 का। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे ना, तो ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी 1320। जस्ट सिंपल जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, वो एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसने मुझसे क्वेश्चन में कहा क्या है, उसने मुझसे क्वेश्चन में कहा है कि भाई वो नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए 5/8 के बीच में है और किसके बीच में, 7/11 के बीच में। कोई भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन उस फ्रैक्शन की खास बात क्या है कि उसका डिनोमिनेटर मेरे पास है 30। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मेरे को ये पता है कि मेरे पास देखो एलसीएम कितना निकल कर आया, ये मेरा एलसीएम निकल कर आया है, और मुझे ये वाली चीज पता है, ये वाला है हमारे पास। तो स्टेप 1 देखिए कैसे सोचेंगे। अब मुझे ये पता है कि जैसे दो नंबर का जो भी एलसीएम होता है, वो दोनों नंबर उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, वो दोनों नंबर उस एलसीएम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ भी ले लो, जैसे हमारे पास यही है 1320 आया है एलसीएम किसका, 8, 11, 30 का, तो 8 भी इसको डिवाइड करेगा, 11 भी इसको डिवाइड करेगा, 30 भी इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पहले मैं है ना 5/8, x/30 और 7/11 को इस तरीके से चेंज करूंगी कि सबका डिनोमिनेटर मेरे पास सेम हो जाए, सबका डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए। उस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ही मैंने यहाँ पर इनका एलसीएम फाइंड किया है, और कोई पर्पस नहीं था, उनका सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ही मैंने उसका एलसीएम फाइंड किया है जो दे रखा था। ठीक है, अब कैसे करेंगे भाई डिनोमिनेटर सेम, वो समझिए। मुझे ये पता है कि एलसीएम, जिन भी नंबर्स का एलसीएम होता है, वो जो भी एलसीएम निकल कर आता है वो हर नंबर अपने एलसीएम को डिवाइड करता है। तो देखिए जब आप 13/20 को 8 से जब आप डिवाइड करोगे ना, तो ये वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 165, ध्यान से समझना। ठीक है, और जब आप 1320 को आप 30 से डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 44। इन द सेम मैनर जब आप 1320 को 11 से डिवाइड करोगे ना, तो ये वैल्यू हमारे पास सेम कितनी निकल कर आएगी, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 120। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया, क्या मतलब है, क्यों निकाला है ये समझिए। मेरे पास फर्स्ट जो फ्रैक्शन थी वो मुझे गिवन थी 5/8, 5/8 थी। मैं 5/8 में, मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये नंबर निकल कर आया है ना, मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसी से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 825 अपॉन में 1320। ठीक है, इन द सेम मैनर इस नंबर में भी मैं यही करूंगी। ये हमारे पास कौन सा नंबर था, ये तो x/30 की बात कर रहे हैं, तो x/30 में मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी और सेम नंबर से डिवाइड कर दूंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 44x इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा 1320। ठीक है, इन द सेम मैनर यहाँ पर भी, यहाँ पर ये 7/11 में, 7/11 में मैं किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगी, सॉरी, जो मेरे पास निकल कर आया था,
यहाँ पर मेरे पास कितना नंबर निकल कर आया था 120, तो 120 से मल्टीप्लाई 120 से डिवाइड, दिस विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा 840 अपॉन में 1320। ठीक है, ये मेरे पास स्टेप 1 है। अब देखिए यहाँ पर अगले में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में हम देखना क्या करते हैं। स्टेप 2 में मेरे पास ये नंबर निकल कर आ गए ना, और मुझे पता है ये इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म में निकल कर आती है ना, इनकी इक्विवेलेंट ही है, तो मैं 5/8 की जगह रख देती हूँ इस वहां पर इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला नंबर 8251320 इन 1 में। ठीक है, और x/30 की जगह मैं रख देती हूँ 44x अपॉन में 1320 इन द सेम मैनर, और 7/11 की जगह रख देती हूँ मैं 840 अपॉन में 1320। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा 82544x और ये 840, ये लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये 44x है ना, वो 825 से तो बड़ा है और 840 से छोटा है। तो इन इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। इनइक्वालिटी को भाई किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो समझ लीजिए। पहले इन दोनों इक्वालिटी को अगर हम देखें, सिंप्लीफाई करें, इन दोनों इक्वालिटी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमें क्या देता है 825 लेस देन 44x, कि मतलब अब इसको मतलब इधर से हमारे पास क्या आएगा ये वाला नंबर। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं कि हमारे पास क्या था। देखिए यहाँ पर हमारे पास था ये वाले, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। मेरे पास जो निकल कर आया था वहां से निकल कर आया था ये मेरे पास 825 लेस देन 44x, और ये था मेरे पास 840। तो देखिए अब इस स्लाइड को सॉल्व करना है ना, इस स्लाइड को वो सॉरी इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है ना, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देखिए। पहले इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 825 लेस देन 44x, इसका मतलब क्या है 80, मतलब 44 से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो ये हो गया, मतलब कि x जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे ना 825 डिवाइड बाय 44, ये वैल्यू मेरे पास लमसम आएगी कुछ 18.7, मैंने एक डेसिमल प्लेस तक ही लिया। ठीक है, नाउ इन द सेम मैनर अब आप सॉल्व करिए इसको, कि यहाँ से मुझे मिलेगा 44x लेस देन 840, x 44 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, 840 डिवाइडेड बाय 44, ये वैल्यू आपको देगी कि x आपके पास छोटा किससे है 19.09, ये कुछ ऐसे देगा। मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो मुझे ये मिल रहा है कि जो x है उसकी जो दो बाउंड्स मुझे मिल रही है ना, वो ये मिल रही है, जो x की दो बाउंड्स मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है कि x मेरा 18.7 से तो बड़ा है और 19.09 से छोटा है। तो अब देखो ऑप्शंस में मेरे पास क्या है, मतलब मेरे पास जो x की यहाँ पर लिखते हैं x की जो मेरे पास बाउंड निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई थी, अभी हमने पीछे निकाली थी 18.7 से बड़ा है x और 19.09 से छोटा है। ठीक है, डिनोमिनेटर तो 30 रखना है ना, डिनोमिनेटर तो यहाँ 30 रखना है, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बस मुझे ये देखना है कि इसके बीच में क्या आएगा। अब देखना जो मेरे पास जो ऑप्शन है आप उधर की तरफ चलते हैं, ये वाला ऑप्शन तो गया, क्योंकि भाई x तो मेरे पास 18.7 से बड़ा है, ये तो 18 की बात कर रहा है, तो न्यूमरेटर 18 तो नहीं हो सकता। इन द सेम मैनर में ये वाला ऑप्शन भी गया, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर मेरा 20 नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर की रेंज मेरे पास ये है जो निकल कर आई है। ये भी गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगी जिसका डिनोमिनेटर 30 होगा और जो इन दो फ्रैक्शन के बीच में लाई करेगा वो आपके पास हो जाएगा ये वाला 19/30। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो मैं एक बार बता देती हूँ करना क्या होता है, जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो कि किसी फ्रैक्शन को हमें फाइंड करना हो जो दो फ्रैक्शन के बीच में लाई कर रहे हो और उसका डिनोमिनेटर कुछ स्पेसिफाई करके दे दिया, तो सबसे पहले हमारे पास काम होता है कि जो भी फ्रैक्शन दे रखे हो, जो फ्रैक्शन हमें निकालनी है जिस भी डिनोमिनेटर के साथ, उन सबका डिनोमिनेटर को मैं सेम करने की कोशिश करूँ, जैसे यहाँ पर हमने किया था, जहां पर ये वाला प्रोसेस किया था ना, ये वाला प्रोसेस करने की हम कोशिश करें। और ये वाला प्रोसेस तभी हो सकता है जब हम एलसीएम फाइंड कर पाए, अगर हम एलसीएम फाइंड नहीं कर पाए, जैसे यहाँ पर हमने एलसीएम फाइंड किया था, तब ये हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मुझसे ये क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये गिवन करके दे रखा है कि मुझे यहाँ पर एक ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, फिर उससे हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे अभी मैं क्वेश्चन लिखती हूँ 2, यहाँ पर जो ये वर्ड लिख रखा है ना, ये
3 और यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये 32 का क्यूब रूट ले रहा है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई लिख देती हूँ, 32 1/3 क्यूब रूट, -3 और ये 4 का भी क्या है, क्यूब रूट है, प्लस में 500 और 500 का भी क्या है, ये मेरे पास क्यूब रूट है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हमें गिवन होगा तो हम कोशिश करेंगे जिन भी नंबर के ऊपर पावर दे रखी है, पावर नहीं सॉरी, ये हमारे पास रूट्स वगैरह निकालने, nth रूट जो भी हमें दे रखे, जैसे यहाँ पे 32 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, 500 की पावर 1/3, तो इनको हम फैक्टराइज करके प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिख पाए। ये हम करने की यहाँ पर हमेशा पहली कोशिश ये करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में। तो देखो 32 को जब आप लिखोगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1/3, -3 और 4 की तो हम सभी जानते हैं 2 की पावर 2 1/3 हो जाएगा, प्लस में 500 की जब हम करेंगे तो ये होएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 रेज टू पावर 1/3। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ है ना, जो एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, अगर सपोज कर लो ए हमारे पास कोई भी ग्रेटर देन नंबर है और ये हमारे पास पावर है, तो ए की पावर m की पावर n, ए पॉजिटिव नंबर है तो ये हमारे पास हो जाती है ए एम एन, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ऐसा कुछ हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर बेस सेम हो और दो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई में हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, m प्लस में n। अगर हमारे पास बेस सेम है और दोनों एक्सपोनेंट आपस में डिवाइड में है तो उस केस में हमारे पास पावर आपस में माइनस हो जाती है। लेकिन ये रूल तभी यूज हो रहे हैं जब आपके पास बेस सेम है, जो हमारे पास एक्सपोनेंट है उनके बेस सेम है, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास अगला रूल होता है कि सपोज हमारे पास ऐसा लिख रखा है ए बी की पावर m है, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m। कंडीशन वही होती है कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या यूज होएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, अब जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें देखें तो मेरे पास यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, तो बाय दिस रूल ये पावर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगी, 2 रेज टू पावर 5/3। ठीक है, -3 इंटू 2 की पावर 2, और ये भी अब पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2/3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है तो मैं इस रूल से अलग अलग कर सकती हूँ ना पावर्स को, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 और 2 की पावर 2 जो एक नंबर था ये 1/3। ठीक है, अब ये देखिए, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इस पावर को अगर मैं देखूँ जो 5/3 है, 5/3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो 1 प्लस में 2/3, बात सेम ही है। तो मैं 5/3 की जगह अगर ये लिख देती हूँ 2 की पावर 1 प्लस में, ये वैल्यू मेरे पास 5/3 हो गई, -3 इंटू 2 की पावर 2/3। और ये देखिए, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 2 की पावर ये 2/3 हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये कैंसिल हो जाएगी। दिस विल गिव 5 इंटू 2 की पावर 2/3, ओके, -3 इंटू 2 की पावर 2/3। और ये अगर है तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और 2 की पावर 5/3। ये जो 2 आया है ना, जो ये वाला 2 आया है मेरे पास, सॉरी ये वाला जो मेरे पास 2 आया है बेसिकली, वो 2 की पावर 1 की वजह से आया है। 2 की पावर 5/3 नहीं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा मेरे पास 2/3, ये वैल्यू मेरे पास 2/3 और ये भी मेरे पास 2/3। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे और, अब और देखो इसको और कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ इसको मैं, 2 की पावर 2/3। ठीक है, अब देखिए इसको और हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ये मेरे पास बन गया 4 इंटू 2 की पावर 2/3, -3 इंटू 2 की पावर 2/3 और प्लस में 5 इंटू 2 की पावर 2/3। इन सारे एक्सपोनेंट देखो तो अब सब में एक ही एक्सपोनेंट चल रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे a की पावर m हो और प्लस में b की पावर m हो, तो आप इसे सिंप्लीफाई करके कुछ नहीं लिख सकते। क्यों क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर है ना जो हमारे पास बेस है ना वो दोनों का अलग अलग है, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, a रेज टू पावर m प्लस b रेज टू पावर m। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिख रखा है ना, a की पावर m प्लस a की पावर m, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2a की पावर m, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर कुछ इस तरीके से गिवन है तो ये हम गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना हमारे पास जो गिवन है उधर चलते हैं।
जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर 2^2/3, 2^2/3, 2^2/3, सब में से अगर मैं 2^2/3 को बाहर ले लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या? ये बचेगा 4 -3 प्लस में 5। देखो 5 और 4 9 और -3, तो ये वैल्यू मुझे बेसिकली मिलेगी क्या? मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ से 5 और 4 9 -3 6, 6 इंटू 2^2/3। लेकिन आंसर मेरे पास कहीं भी इस फॉर्मेट में नहीं है। आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है 6 इंटू ये क्यूब रूट ऑफ किसका 2^2। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो डिस्क्रिप्टिव में करना है तो भी बता दें कि इसी तरीके से लिखना रहेगा। रूल जो आप यूज करते जा रहे हो ना वो साइड में लिख देना कि भाई ये रूल यूज हुआ है, वरना इससे रिलेटेड एक वीडियो आएगी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव में पूरा नोट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये दे रखा है कि मुझे बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो देखो लास्ट जो मेरे पास आई थिंक फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, कि एक बार मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ कि डेसिमल डेसिमल जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम दो तीन बातों के बारे में जिक्र करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास या तो टर्मिनेटिंग हो सकती है, या तो वो मेरे पास टर्मिनेटिंग होगी, या फिर वो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से कैसा मतलब है भाई मेरा? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने डिवाइड किया, पॉइंट में नंबर आए जैसे 0.1 2 3 4, पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं ना वो इतने हो कि उनको मैं गिन पाऊँ। सिंपल भाषा में कहूँ तो गिन पाऊँ, कुछ टाइम के बाद वो गिने जा रहे हैं 10 20 30 40 50 60 कितने भी हो पर वो गिन सकते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो नंबर आ रहे हैं ना जो पॉइंट के बाद भाई वो खत्म ही नहीं हो रहे, वो हमारे पास खत्म ही नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे, तो उसे मैं नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रख दूंगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी मेरे पास दो तरीके का होता है। एक मेरे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक नंबर होता है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नंबर होता है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक नंबर होता है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक नंबर होता है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या भला है, ये समझ लीजिए बस एक बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, पॉइंट के बाद जो संख्या है वो खत्म नहीं हो रही, लेकिन वो रिपीटिंग भी आ गया ना इसमें एक वर्ड, पर वो रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ये 0.1 1 1 1 1 1 आगे तक चलता जा रहा है बट एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, कैसे भी हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है 0.12 12 12, ये मतलब पॉइंट के बाद संख्या इनफाइनाइट ही आएंगी लेकिन वो रिपीटिंग बिहेवियर शो कर देंगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कि वो जो संख्या आएंगी ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, मतलब खत्म नहीं होंगी, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग होंगी, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के जो नंबर होंगे ना वो मेरे पास बिहेवियर शो करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। अब यहाँ पर समझिए दो चीजें आती है हमारे पास, कि अगर मेरे पास नंबर टर्मिनेटिंग मिल जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल जाए, तो इस कैटेगरी में जब हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो वो शो करती है बेसिकली रेशनल नंबर को। वो किसको शो करती है? रेशनल नंबर को। लेकिन अगर मुझे जो डेसिमल एक्सपेंशन मिली वो कुछ इस तरीके की मिल रही है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो वो मुझे शो करता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को वो शो करता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि उसने बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग भी बोल सकते हो आप रिपीटिंग को, या फिर रिकरिंग बोल सकते हो, दोनों बातें सेम होती है, रिकरिंग बोले या रिपीटिंग बोले दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पर उसने बोला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है, तो वो किस तरीके के बिहेवियर को शो करेगी? रेशनल नंबर के बिहेवियर को शो करेगी, हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ से कुछ जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आती है ना उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, मल्टीप्लाई वगैरह में इरेशनल और इरेशनल दोनों की। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट आपके पास एक रेशनल नंबर, मैं रेशनल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करूँ और इरेशनल को आई आर से रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो मेरे पास आंसर निकल कर आता है ना वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही निकल कर आता है।
ठीक है, वो हमेशा रेशनल नंबर निकल कर आता है। जब मैं दो रेशनल नंबर को प्लस करूं या फिर माइनस करूं रेशनल नंबर के अंदर ही, तो जो आंसर निकल कर आता है ना वो हमेशा मेरे पास रेशनल नंबर ही निकल कर आता है। तो इसीलिए हम ये कह देते हैं, ये एक और क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है ना वो ये बन सकता है, इसीलिए हम कह देते हैं कि रेशनल नंबर क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। डिवीजन में भी होता है अगर जीरो को निकाल दिया जाए तो, नॉन जीरो रेशनल की बात करी जाए तो क्या बोला हमने यहाँ पे कि हम बात ये कर रहे हैं कि दो रेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशनल नंबर निकल कर आएगा, दो रेशनल नंबर को जोड़ोगे घटाओगे तो भी हमारे पास रेशनल नंबर निकल कर आएगा। लेकिन इरेशनल नंबर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इरेशनल नंबर मतलब सेकंड हमारे पास आता है जो इम्पोर्टेंट है, इनके इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर आपने लिया सपोज करिए और उसकी गुना कर दी आपने इरेशनल नंबर के साथ, तो जरूरी नहीं है कि वो रेशनल भी आ सकता है, वो आपके पास रेशनल भी आ सकता है और वो आपके पास इरेशनल भी आ सकता है। वो कैसा भी नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रेशनल ही आएगा या फिर इरेशनल आएगा। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए आपने रूट 2 लिया और दूसरा नंबर आपने ले लिया रूट 3, तो इस केस में तो इरेशनल की जब आप इरेशनल के साथ प्रोडक्ट करोगे तो रूट 6 आएगा। लेकिन अगर मैं रूट 2 की गुना रूट 2 के साथ ही कर दूं तो मेरे पास वो निकल कर आएगा 2। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, ये वाली चीज आपको सच में ध्यान रखनी है कि इरेशनल इंटू इरेशनल जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल भी आ सकता है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा दूसरा जो हमारे पास एक और रिजल्ट आता है वो क्या आता है कि अगर आपने इरेशनल में इरेशनल को जोड़ा तो आपके पास वो रेशनल क्वांटिटी भी आ सकती है और वो आपके पास इरेशनल क्वांटिटी भी आ सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, जैसे सपोज कर लो आपने 2 + रूट 2 में 2 - रूट 2 को जोड़ दिया, एक आपके पास ये नंबर था, एक आपके पास 2 + रूट 2 था, एक 2 - रूट 2 था। जब आप इनको जोड़ोगे ना तो आपके पास निकल कर आएगा 4, आपके पास 4 निकल कर आएगा रूट 2। तो ये हमारे पास कैसा नंबर आया, रेशनल नंबर आया। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते, जैसे मैं एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर हम मान लीजिए आप ऐसा लिख देते 2 + रूट 2 लिख लेते और अगला नंबर लिख देते आप 3 + में रूट 3, तो इस केस में हमारे पास निकल कर आया 5 + में रूट 2 +में रूट 3, तो आपके पास ऐसा नंबर निकल कर आता। तो बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दो रेशनल को जब आप ऐड करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, अगर नॉन जीरो रेशनल है तो ठीक है, तो अगेन रेशनल देगा। मतलब अगर ऑपरेशन करने के बाद भी वैसा ही नंबर आ रहा है जैसा हमने इनपुट में दिया था, तो हम बोल देते हैं कि वो कैसी प्रॉपर्टी को शो करता है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी को शो करता है। ध्यान रखना इस वर्ड को, क्लोज्ड के साथ कुछ भी क्लोज्ड वाला वर्ड जरूर दे सकता है घुमाने के लिए, है ना। उसका मतलब यही है जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर देगा। लेकिन अगर हम इरेशनल की बात कर रहे हैं, इरेशनल में क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इरेशनल में उसने कहा कि अगर आप दो इरेशनल को जोड़ोगे तो जरूरी नहीं कि रेशनल निकल कर आए। हमने यहाँ पर इसके बारे में एक एग्जांपल के साथ डिस्कस भी कर लिया, माइनस करेंगे तो भी जरूरी नहीं है, डिवीजन करें तो भी नहीं पता, और क्या बोलते हैं, और हमने और किसमें से कहा मल्टीप्लाई करें तो भी जरूरी नहीं है रेशनल निकल कर आए, वो सॉरी इरेशनल निकल कर आए। दो इरेशनल को प्रोडक्ट करने पे रेशनल भी आ सकता है। यहाँ पर हमने इन सब चीजों के बारे में भी चर्चा कर ली। तो इरेशनल क्लोज्ड नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, बट रेशनल ये प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड इसमें ये था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में था। नाउ हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या रहा है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, कौन सा नंबर एक रेशनल नंबर शो करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग हमें चलाना ही नहीं है। क्यों नहीं चलाना, क्योंकि देखो कुछ आइडेंटिटी बन रही होगी तो जल्दी से हो जाएगा ना, इसीलिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, 4 + में रूट 5, 4 - रूट 5, देखना 4 + में रूट 5 और -4 - रूट 5, एक एक करके सॉल्व करो, डी ऑप्शन में सॉल्व कर रही है। अगर हम देखें तो 4 + में रूट 5 -4 + में रूट 5, इससे ये कैंसिल हो गया, ये रूट 5 आ गया, बेसिकली 2 √5 आ गया, तो ये तो नहीं है। 4 - रूट 5, दिस रिप्रेजेंट 4 - रूट 5 का स्क्वायर विच विल गिव 16 a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5 माइनस 2ab, बेसिकली 4 × 2 = 8
और 8√5 आ जाएगा। √5 आ गया तो भाई ये तो इरेशनल है, रेशनल नहीं है। यहाँ पर भी 4+√5 तो आंसर ही हो जाएगा। यहाँ पर वैसे भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, a+b a-b, दिस विल बी गिव्स 4² माइनस 5 because √5 का स्क्वायर विल बी 5, तो दिस विल गिव 16 माइनस 5, द आंसर विल बी 9। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो वही वाला क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था ना, सेम उसी तरीके से है। अब वो बाहर ना लिखकर हमें इस तरीके के फॉर्मेट में दे देगा। तो मुझे नंबर क्या दे रखा है और वो मुझसे पूछ रहा है, जो मैंने कहा था कि वो ऐसे नंबर दे देगा पी बाई क्यू की फॉर्म में पूछेगा। तो करने का तरीका देख लो, इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी, उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव में कैसे अच्छे से सॉल्व करना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। अभी के लिए देखते हैं कि हम पहले मान लेंगे लेट, हम क्या मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 19.999। देखो वो ऐसे भी लिख सकता है और वो ऐसे भी लिख सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है कि 9 पर बार हो रहा है। तो सपोज कर लेंगे हम इस इक्वेशन को 1, और जब हम इस तरीके से देख रहे हैं तो कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है। तो मैंने बताया था कि जितने नंबर पे बार हो उसके हिसाब से, अगर एक पे बार हो तो 10 से गुना करनी है, दो पे बार हो तो 100 से गुना करनी है। मतलब इस तरीके से आप एक दो क्वेश्चन करोगे ना आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये बनेगा 10x। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 99.999 अप टू सो ऑन, ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट किस में से करना है ये ध्यान रखना, जो नई इक्वेशन बनी है ना उसमें से पुरानी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, और किस में से, फ्रॉम 2 में से। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे लिख दूं मैं यहाँ पर 199.999, बस ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी हो। ये 99.99 हो जाएगा। अब देखना 10x में से x जाएगा तो 9x होएगा, 199 में से 19 जाएगा तो दिस विल बिकम 180.00 चला जाएगा, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 9, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 20 आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं अपने पास एनवीएस केवीएस में भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर है ना ये आएगा। आप एक बार इसको करके देख लेना। मैं बता देती हूँ कि इसको हम जब लिखेंगे ना तो x ऐसे लिखा गया है 1.236, और देखो ये वैल्यू वाली वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है 657 657, तो 657 पे बार हो जाएगा। बस उसी तरीके से इसको करना है। तो ये आप करके देख लेना, नहीं आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, जो अभी हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना एक्सपोनेंट की, सेम उसी पे बेस्ड है, कुछ कुछ उस पे बेस्ड है और उसी से। देखो क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है मुझे बेसिकली, एक सेकेंड ये ज्यादा थिक हो गया है। देखो क्या गिवन दे रखा है ये समझते हैं। वो कह रहा है गिवन है हमारे पास 4 raised to power x इज इक्वल टू 8 raised to power y, y, और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे वैल्यू बतानी है किसकी, वैल्यू बतानी है x बाय वाई -1 की कितनी आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो ना एक्सपोनेंट हमारे पास कुछ भी इस तरीके से दे रखा हो, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे कि हम है ना उनको एक प्राइम की पावर में लिख दें। तो जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, जब मैं इसको लिखूंगी तो ये मेरे पास बनेगा 2 की पावर 2x लिख सकती हूँ मैं इसको, और इधर लिख सकती हूँ बेसिकली 2 की पावर 3 y, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, पावर के ऊपर पावर होएगी तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3y हो जाएगी। अब यहाँ से अगर ये दोनों एक्सपोनेंट की वैल्यू इक्वल है, ये यही तो कह रहा है ना 2 raised to power 2x इज इक्वल टू 2 raised to power 3y है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा 2x इज इक्वल टू 3y होना चाहिए। तो मुझे निकालनी है x बाय वाई -1 की वैल्यू, तो मैं इसको ऐसे रीअरेंज ना कर लूँ, तो x बाय वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 3/2, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए सपोज इक्वेशन नंबर 1 में, तो x बाय वाई -1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 3/2 -1, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन आंसर जो मेरे पास हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, द आंसर विल बी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, अगेन ये देखो वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर इसके बिहेवियर को पहचानना है। देखो ये आ रखे है, ये हमारे इसमें भी आ रखा है, इसमें दे रखा है 3.13 1311। देखो अगर आप ध्यान से देखो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 3 पॉइंट को
इससे लिखते हैं 3.13, फिर 113, 1113, 1111113। देखो यहाँ पर जो बिहेवियर दिख रहा है वो रिपीटेशन नहीं हो रही। पहले 1 आया एक बार, फिर 1 आया 2 बार, फिर 1 आया 3 बार, फिर 1 आया 4 बार, ऐसे 1 5 बार आएगा। तो जब अगर रिपीटेशन हो, पहली बात तो मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे से देख के, मुझे ये समझ में आ रहा है ये नंबर तो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये दो ही तरीके का हो सकता है। तो पहली बात तो ये वाला ऑप्शन सीधा गया, ये वाला ऑप्शन सीधा गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो मुझे ये देखना है कि ये रिपीटिंग है या नहीं, ये रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है। क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है तो ये रेशनल नहीं हो सकता, ये नॉन रिपीटिंग है तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यही वाला सेम क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर की अभी हमने कैसे पढ़ी, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।